नमस्कार। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ा है और उसको जब टू डायमेंशनल में बढ़ाया तो फिर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल जैसी चीज़ें देखी। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब इस बात की आवश्यकता आ गई है कि हम ये जानें कि आखिर ये जो मोशन होते हैं ये क्यों होते हैं, क्या कारण होता है और इन मोशन को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, हमारी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कब लाया गया था, किसने लाया था। उसी सिलसिले में हम लोग न्यूटन्स लॉ को पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आज के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ को शुरू करेंगे और ख़त्म कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब से हमेशा ही वैलिड रहेगा, कभी भी ये नहीं रुकेगा। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो आप पढ़ने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। और एक तरह से कहा जाए तो 11th क्लास की पूरी फिजिक्स ये न्यूटन्स लॉ के इर्द गिर्द चलती है। जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज आप यहाँ ले लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए और आपके सिलेबस के लिए अच्छा होगा। तो बहुत सारी छोटी मोटी बातें जाननी जरूरी है न्यूटन के बारे में। न्यूटन बहुत पहले थे, मुझे लगता है कि 1700 के आसपास में थे, और उन्होंने अपनी बहुत मेहनत के बाद 3 लॉ दिए थे। उन तीनों लॉज को हम लोग लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। और जो आज हमारे फिजिक्स जो है हमारा सर्टेन पिलर्स पे टिका हुआ है, उसमें से एक पिलर ये लॉज ऑफ मोशन है। इन लॉज को हम लोग फंडामेंटल लॉज कहते हैं। फंडामेंटल लॉज का मतलब है कि ये लॉ इतने फंडामेंटल हैं कि आप इनको प्रूव नहीं कर सकते, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन आप इनका नहीं कर सकते, लेकिन ये इतने ओरिजिनल हैं कि ये कभी भी गलत साबित नहीं हुए। तो इन लॉज को हम लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम जब भी चेक करते हैं तो ये लॉ हमारे लिए वैलिड पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब ये लॉ वैलिड नहीं है, परंतु वो एक्सेप्शनल केस है। और जब आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब ऑनर्स में जाएंगे, आप पीजी करेंगे फिजिक्स में, हायर फिजिक्स के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कब कब ये चीज़ें वैलिड नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे आसपास के दैनिक जीवन में ये लॉ पूरी सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ वैलिड है। तो न्यूटन लॉ एक फंडामेंटल लॉ है और बेसिकली इसको लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। 3 लॉ यहाँ पे हैं। पहला है फर्स्ट लॉ, दूसरा है सेकंड लॉ और तीसरा थर्ड लॉ। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस वीडियो का इस्तेमाल इन लॉज के बारे में आपको एक बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जस्ट एक रिवीजन ले रहे हैं हम लोग। एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन its state of rest or uniform motion till a force compels it to change this state। तो यहां पे बहुत सिंपल है कि 2 प्रकार के स्टेट साफ दिख रहे हैं, एक है रेस्ट और एक है यूनिफॉर्म मोशन। कहता है ये लॉ कि हर ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो, उन दोनों ही हालतों में अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहेगा। तो ये जो इच्छा है, ये टेंडेंसी टू मेंटेन जो आपने पढ़ी अभी, इस टेंडेंसी टू मेंटेन को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया पाई जाती है। इनर्शिया क्या है? मेंटेनेंस का प्रॉपर्टी है। अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया, यहां पता चला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। अब कहता है कि जब हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब होता है दोस्तों आलस। आलस का मतलब है कि जो काम हम करते हैं बस हम वही करना चाहते हैं, हम दूसरी चीज ट्राई नहीं करना चाहते, उसको हम आलस कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन को ट्राई नहीं करना चाहती, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट को ट्राई नहीं करना चाहती, ये एक प्रकार का आलस है। तो हर ऑब्जेक्ट में ये इनर्शिया पड़ी हुई है। आगे कहता है ये लॉ कि इनर्शिया में तब तक ये मेंटेन होंगे
जब तक एक फोर्स जो है वहां कंपेल करके चेंज ना कर दे। तो जब तक एक फोर्स नहीं लगेगा रेस्ट से मोशन नहीं होगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा मोशन से रेस्ट नहीं होगा। यानी कि फोर्स क्या हुआ भाई, फोर्स एक ऐसी चीज है जो रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में चेंज करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट लॉ से आपको पता चलता है कि इनर्शिया क्या है, और दूसरी बात है कि फर्स्ट लॉ से पता चलता है कि फोर्स करता क्या है। तो फोर्स हमारे स्टेट ऑफ मोशन को, हमारे स्टेट को चेंज करता है। रेस्ट में है तो मोशन में कर देता है, मोशन में है तो और मोशन में कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है या फिर उसको रेस्ट में ला देता है। तो फर्स्ट लॉ इनफैक्ट ध्यान दीजिए वो इनर्शिया के बारे में। ध्यान दीजिए कि ये जो इनर्शिया है, जितना मास बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होती है, और जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा इनर्शिया होती है। मतलब एक स्कूटर जा रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? तो हाँ, दम लगा के रोक सकते हैं। लेकिन एक ट्रक जा रहा है, क्या उसको रोक सकते हैं? नहीं। क्यों भी? क्योंकि स्कूटर में इनर्शिया कम है, ट्रक में इनर्शिया ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक बहुत आलसी है। ट्रक अगर चल रहा हो तो उसको रोकना मुश्किल है, ट्रक अगर रुका हुआ हो तो उसको चलाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसी तरह से स्पीड भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको रोकना मुश्किल है। जैसे अगर एक गोली चलाते हैं तो गोली के अंदर मास तो बड़ा कम है, लेकिन तब उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से उसके अंदर फिर से इनर्शिया ज्यादा हो गई है, और फिर चलती हुई गोली को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थियरी है, और मुझे लगता है कि 9th क्लास में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। मैं बहुत ज्यादा तवज्जो इस पर नहीं देना चाहता। इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इस लॉ से ये पता चलता है कि फोर्सें करती क्या है। फोर्सें स्टेट को चेंज करती हैं, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में। अब आइए हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। ये जो सेकेंड लॉ है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि फोर्स कितना होता है ये बताता है कि आखिर ये जो फोर्स है, जो जिसके बारे में आपने ये देखा, वो फोर्स आखिर कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। सेकेंड लॉ के बारे में ये भी कहते हैं कि अगर न्यूटन को सिर्फ एक ही लॉ देना पड़ता तो वो तीनों में से कौन सा लॉ देता? तीनों में से वो सेकेंड लॉ देता। क्योंकि सेकेंड लॉ एक ऐसा लॉ है जो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये लॉ और ये लॉ दोनों ही सेकेंड लॉ के अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। उन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग समय आने पर पढ़ेंगे, परंतु अभी सबसे रूडिमेंट्री, सबसे सिंपल जो स्टेटमेंट है हम लोग कर सकते हैं। कहता है कि व्हेन नेट फोर्स इज अप्लाइड। अब लीजिए, ये नेट फोर्स क्या है भैया? व्हेन नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब यहीं पे सबसे पहली बात यहां पे आई, ये नेट फोर्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स। मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 10-12 फोर्स लगे हुए हैं, तो वो 10-12 फोर्स 10-12 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हर फोर्स अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं देता, सारे फोर्स मिल करके नेट फोर्स बनाते हैं, और वो नेट फोर्स एक्सेलरेशन देता है। इसलिए हमने कहा हुआ है कि आगे से आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जनरली कोशिश कीजिएगा कि फोर्स कहने के बजाय नेट फोर्स कहें। सो व्हेन अ नेट फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि मान लीजिए कि एक सिस्टम है जिसमें एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लगा, इधर से 10 न्यूटन लगा, दोनों तरफ से 10 न्यूटन लगा, तो अब दोनों तरफ से 10 न्यूटन लगा तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए करें कि व्हेन अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। पहला स्टेटमेंट, जब तक फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड का आपको अलग हिसाब लिखना पड़ेगा और उसके डायरेक्शन का अलग हिसाब लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन ये इशू है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। सिंपल है भाई, एक्सेलरेशन तो जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा फोर्स होगा। कोई भी जानता है, अगर मैं एक फुटबॉल को मारूंगा लात से, तो जितने जोर से मारूंगा उतने जोर से एक्सेलरेशन बनेगा। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू फोर्स है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे भी गौर कीजिएगा, जितनी भारी ऑब्जेक्ट होगी
उसमें उतना कम एक्सेलरेशन है। जैसे कि एक चूहा है, अगर एक चूहे को हल्का सा झटका दे तो फेंका जाएगा, क्यों? चूहा छोटा है, उसमें एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है। और हाथी को जाके उतने ही जोर से मारिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाथी एक बड़ी चीज़ है। उतने ही फोर्स से हाथी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि मास काफ़ी ज़्यादा है। तो भारी चीज़ों में एक्सेलरेशन कम होता है, हल्की चीज़ों में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। सो ओवरऑल आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F/m, और इसलिए आप टोटल लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो F इक्वल टू kma। ध्यान दीजिएगा जो k है ऑलमोस्ट 1 आता है फॉर SI यूनिट्स, इसलिए भूल जाइए, k को भूल जाइए, SI यूनिट इस्तेमाल कीजिए और k का वैल्यू 1 ही रहेगा। सो ओवरऑल पता चला कि फोर्स बराबर होगा ma। गौर कीजिएगा ये कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स है, इसलिए गड़बड़ ना करें। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है F नेट इक्वल टू ma। ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। डायरेक्शन के बारे में कहता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा भाई? तो एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेट फोर्स। जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही होगा, और इसीलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं। देखिए, फोर्स नेट इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर एफ नेट का डायरेक्शन है। इसलिए अगर कोई कहे तो इस सेकेंड लॉ को आप मैथमेटिकली कह दें तो आप कहिएगा एफ नेट नेट फोर्स इक्वल टू ma। यहां पे आके हम लोग सेकेंड लॉ को रोक दें। सेकेंड लॉ के बारे में बिना सवाल बनाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग छोटे छोटे सवाल बनाते हैं ताकि आपके अंदर कंसेप्ट की गहराई हो सके। याद रखिएगा एफ नेट इक्वल टू ma। अभी जो एफ नेट है, चलिए आइए ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे 2 kg की एक बॉडी है, इस पे इधर की ओर एक 70 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर की ओर 50 न्यूटन का फोर्स लगा। तो एक्सेलरेशन बताइए, ये क्या है भाई? एफ नेट इक्वल टू ma। आपने पढ़ा ना, एफ नेट इक्वल टू ma। एफ नेट कितना है? 70 इधर 50 उधर, तो आप लिखेंगे 70 माइनस 50 लिखेंगे ना, क्योंकि 70 को आपने मान लीजिए पॉजिटिव माना तो 50 को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो लिखेंगे 70 माइनस 50 इक्वल टू ma, यानी 20 न्यूटन इक्वल टू ma। a इज इक्वल टू आया 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर आया? इधर। कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। एफ नेट से मतलब रखना है, 2 फोर्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप उन दोनों का नेट निकालिए। वो नेट जिधर होगा, ये इधर है तो एक्सेलरेशन उधर होगा, अगर नेट उधर है तो एक्सेलरेशन उधर होगा। तो इस तरह से देखना है हम लोगों की एफ नेट करके हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आप समझ गए इसको। ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः चीज़ों को अप्लाई जो करते हैं इस सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन के लिए, एक ऑब्जेक्ट जैसे ही आपको मिलेगी उसमें कुछ फोर्सेस लगे होंगे, F1, F2, F3, F4, है ना, इस तरह से लगे होंगे। तो उसमें एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन उधर एज्यूम किया है, देखिए अपने दिमाग को ठंडा रख के देखिए। तो F1, F2, F3, F4 चारों फोर्स लगे हुए हैं। आपने मान लिया कि एक्सेलरेशन उधर है, तो उधर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स ज्यादा हैं और ये दोनों फोर्स कम है। सही है? तो इसको ऐसे लिखेंगे F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4। ध्यान दीजिए F1 ये सब मैग्नीट्यूड है, F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4, जब सब हो गया तो ये नेट फोर्स हो गया इक्वल टू ma। नेट फोर्स इक्वल टू ma, ऐसे ही भरना है, तरीका ही रहेगा हमारा। सो नेट फोर्स इक्वल टू ma को अप्लाई करना है, बिल्कुल उसी प्रकार से कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ हो चुका, सेकेंड लॉ की बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड लॉ के बारे में और एक आसान जो क्वेश्चन है हम लोग 1-2 और देख लेते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन सब है। मान लीजिए लकड़ी है, वुड है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये गोली है जो 20 ग्राम की है, 20 ग्राम की गोली
100 मीटर पर सेकंड से जाती हुई 100 मीटर पर सेकंड से जाती हुई एक गोली जाती है और इस लकड़ी के अंदर 2 सेंटीमीटर जाके रुक जाती है, स्टॉप। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द बुलेट। बुलेट पर कितना फोर्स लगा। तो ध्यान दीजिएगा, बुलेट के बारे में बात हो रही है, बुलेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। फोर्स निकालते हैं। U कितना है तो 100 मीटर पर सेकेंड, V कितना है 0, डिस्टेंस कितना है 0.02 मीटर। मैंने आपको पहले कहा है अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, सीजीएस यूनिट या अन्य कोई यूनिट एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, क्वेश्चन में ही चेंज कर लेना है। तो 2 सेंटीमीटर हम देखते ही नहीं है, 2 सेंटीमीटर को हमने फटाक से 0.02 मीटर कर दिया। एंड मास लिखा 0.20 ग्राम है तो इसको 20/1000 लिख देंगे और 1 2 3 यानी 0.02 kg हो गया। अब क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एक ही फोर्स है, M कितना है 0.02, A कितना है, A का फॉर्मूला है, अब तो यहां डिस्टेंस दिया हुआ है तो A के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s और एक है v माइनस यू बाई टी, दोनों में से कोई एक फिट हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, डिस्टेंस दिया है, इसका माने ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। तो a व्हाट इज द v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर 10,000 बाई 2 इंटू s 0.02। अब देखेंगे कि ये कट गया, यानी आया -5000 न्यूटन। ये माइनस क्या है भाई, एफ नेट माइनस का मतलब, ठीक से देखिए आपने u कैसा लिया है पॉजिटिव, मतलब उस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव वेक्टर्स लिए हैं, तो फोर्स निगेटिव है मतलब इस तरफ है। सो फोर्स निगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट वर्ड है। जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव वेक्टर्स हैं, जैसे u पॉजिटिव लिया आपने, s को भी पॉजिटिव लिया आपने, तो इन सब चीजों को आपने पॉजिटिव लिया है क्योंकि उधर थे, फोर्स निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर है, मतलब गोली पे लगने वाली फोर्स इधर की ओर है। बहुत आसान सवाल। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं नहीं ये 2 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, ध्यान दीजिए सवाल में चेंज, 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, तो फिर से सवाल को आप रिपीट कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां सेकेंड कर देंगे, ये एस नहीं रह के क्या बन जाएगा टी रहेगा। टी कितना हो गया 2 सेकेंड, v बराबर 0 हो गया, ये सब सारे डाटा वही रह गया, फिर एस के बदले ये रहा। फिर से f इक्वल टू एम ए लिखेंगे और तब m लिखेंगे 0.02 और a के बदले आपकी लिखेंगे v माइनस यू बाई टी, v होगा 0 और u होगा 100 बाई t होगा 2 और आप इसको काट दीजिए 2/2 यानी -1 न्यूटन। फिर से माइनस आ रहा है, इसका मतलब स्टिल फोर्स ऑन द बुलेट इस साइड में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग तय कर सकते हैं कि किस चीज के ऊपर में फोर्स लगाना है, तो किसका फॉर्मूला देना है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला एक खास ऑब्जेक्ट पे लगता है, उस ऑब्जेक्ट को पहले आप डिफाइन कर लीजिए। हमने बुलेट के बारे में बात की है, तो बुलेट का मास और बुलेट का एक्सेलरेशन पुट किया गया है और फोर्स जो निकला है वो बुलेट पर ही निकला है। समझिए इस चीज को आप। चलिए हम लोग आगे बढ़े, हम लोग एक और सवाल लें। कभी कभी क्या होता है कि जेट ऑफ वाटर वगैरह के बारे में क्वेश्चन रहता है। जैसे ध्यान दीजिए एक पाइप है, इस पाइप से पानी बह रहा है, ये पानी की धारा निकल रही है वेलोसिटी v से, ये क्रॉस सेक्शन A, ये पाइप है, इतनी दूर तक ये पाइप है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये पाइप है और इस पाइप से पानी की धारा निकल रही है, क्रॉस सेक्शन A से निकल रही है, वेलोसिटी v है, पानी की डेंसिटी जो है वो रो है और ये धारा वाला जो पानी है
ये जाता है और यहां पे एक दीवार पे पानी गिरता है और गिरने के बाद अपना स्प्लैश करके गिर जाता है। ये यहां पे यही कहानी है, ध्यान दीजिए। ये पाइप से पानी निकल के रो डेंसिटी का पानी वेलोसिटी v से निकल के एरिया क्रॉस सेक्शन से निकल के हमने पाइप से पानी दीवार पे डाल रहे हैं वेलोसिटी v से। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं कि कितना फोर्स लगा पानी और दीवार के बीच। फिलहाल पानी पर फोर्स निकालिए कि पानी पर दीवार का कितना फोर्स लगा। यहां पे गौर कीजिए, चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए मैं बात करना चाहता हूं, इसमें मास आपको क्लियर नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको मास नहीं है कोई बात नहीं, एक खास टाइम ले लीजिए, उसमें मास निकाल लीजिए। जैसे कोई कहता है कि गंगा के पानी का कितना मास है भाई, तो ये तो कैसे बताएंगे, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि टाइम टी में गंगा का पानी जो बहा वो कितना मास का था, ये हम बता सकते हैं। तो पानी का मास तो नहीं मालूम है, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि एक टाइम dt में कितना पानी यहां से जा रहा है वो हम बता सकते हैं। तो टाइम dt में ही निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोग टाइम dt के बारे में बात करते हैं। dt टाइम, ठीक से देखिए, अगर dt टाइम होगा तो ये कितना दूरी तक का पानी है, तो जाहिर है कि ये भी dt टाइम का है। तो ये कितना दूर है लंबा, पानी का कॉलम कितना लंबा लिया आपने, तो भी dt लिया। ये हो गया लेंथ और ये है एरिया। सो व्हाट इज द वॉल्यूम पास्ड, तो वॉल्यूम छोटा सा हुआ, एरिया इंटू भी dt। ये इस एरिया का वॉल्यूम हुआ, इस पानी का वॉल्यूम हुआ जो dt टाइम में निकला था। याद रखिए कि कंटिन्यूअस है, पानी लगातार बह रहा है, तो उसका मास तो नहीं निकाल सकते, लेकिन dt टाइम में कितना पानी बह रहा है ये हम निकाल सकते हैं। तो चलिए dt टाइम में निकाल लेते हैं। तो dt टाइम में पानी भी dt आगे गया, और चूंकि एरिया a था इसलिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोन a भी dt हो गया। सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस वाटर, ये मास ऑफ दिस वाटर इसमें डेंसिटी से गुना कर देंगे तो a रो भी dt कर देंगे, यही मास ऑफ द वाटर गया। अब आइए इस मास पे बात करते हैं। ये मास भैया यहां पे जाके भी स्पीड से टकराया। कितनी स्पीड हमने दी थी, यहां पे भी स्पीड से टकराया, और फाइनल वेलोसिटी उस मास की क्या हो गई, 0। तो फिर फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इंटू v माइनस यू बाई टी। तो ध्यान दीजिए, मास के बदले आप ये लिख रहे हैं a रो v dt, मास लिखा आपने, और ये लिखिए v माइनस यू बाई टी। भी कितना लिखा आपने, 0, माइनस यू कितना लिखा, तो u के बदले भी हमने बोला था मानने के लिए, बाई t। कितना टाइम है इस पूरे झमेले में, dt। तो dt कट गया, फोर्स आया रो a v स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा कि कंटिन्यूअस कॉलम अगर आ जाता है, हवा या पानी या बालू इस प्रकार की चीजें अगर हो, तो याद रखिएगा कि आप dt टाइम में मास निकाल लीजिएगा और उस मास का ही आप फोर्स निकाल लीजिएगा। बाद में पता चलेगा कि एक्सेलरेशन निकालते समय t से भाग लग जाएगा, वो dt कट जाएगा और फिर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा F इक्वल टू रो a v स्क्वायर। ऐसे में आया, पानी के बदले हवा भी जा सकती थी, उससे उसका भी फॉर्मूला ऐसे ही आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भीड़ लगती है और जो कहीं मास अनरेस्ट होता है, कहीं पब्लिक जो है हल्ला करती है, तो फिर जो वो होता है दमकल वाली गाड़ियाँ आती हैं और पुलिस एक बड़ा सा वाटर कैनन लेके आती है, एक गाड़ी के ऊपर पाइप बड़ा सा रखते हैं वो, और उसमें बहुत तेज पानी मारते हैं। वो इतनी तेज पानी होता है कि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। इतनी हाई वेलोसिटी होती है कि अगर छोटा मोटा आदमी हो कम वजन का, तो उस पानी के जोर से वो पीछे की ओर फेंका जाता है। तो इतना ज़्यादा फोर्स कहाँ से आता है, क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। याद रखें कि अगर वेलोसिटी उस पानी का डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। वो एरिया अगर डबल कर दें, उस वाटर कैनन से जो पाइप है उसका एरिया डबल कर दें तो फोर्स डबल हो जाएगा। पानी की डेंसिटी तो आप फिक्स कर देते हैं, पानी की डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत पर ये वाटर कैनन काम करता है जो भीड़ को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो इस तरह से हमने ये दूसरा क्वेश्चन देखा। हमारा जो टॉपिक था वो था न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसमें ये कहा गया कि एफ नेट इक्वल टू एम ए।
और दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन दे दीजिए। ये आपका सेकेंड लॉ। हमने 2 क्वेश्चन भी देखे इस पे। तीसरा लॉ है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके बारे में क्या पॉइंट हम कहना चाहते हैं? थर्ड लॉ कहता है, ध्यान दीजिए, पहले लॉ ने यह कहा कि फोर्स करता क्या है, दूसरे लॉ ने यह बताया कि फोर्स कितना होता है, तो इतना होता है। तीसरा लॉ बताएगा कि जो फोर्स लगता है उसके लगने का तरीका क्या होता है, मतलब फोर्स लगता कैसे है, क्या ग्रामर है फोर्स के लगने का। तो इस संबंध में न्यूटन कहता है कि ये जो फोर्स है ये जोड़े में आता है, पेयर्स में आता है। फोर्स अकेला आता ही नहीं। जैसे चप्पल आपके जोड़े में ही आते हैं। आप ऐसा जाके दुकान में कहेंगे कि मेरे भाई बाएं पैर का चप्पल दे दो, तो वो आपको नहीं देगा, आपको बाएं और दाएं दोनों पैर का चप्पल देना होगा, वो जोड़े में आता है। उसी तरह से अगर हाथ मिलाना है किसी से तो जाके हाथ मिलाइए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपने उससे हाथ मिलाया और वो आपसे हाथ ना मिलाए, ये नहीं पॉसिबल है। अगर आपने उससे हाथ मिलाया है तो उसने भी आपसे हाथ मिलाया। मतलब हाथ मिलाने का प्रोसेस एक म्यूचुअल इंटरेक्शन प्रोसेस है, एक साइड से नहीं होता, दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पे न्यूटन कहता है कि फोर्स भी जोड़े में आता है। फोर्स कभी भी अकेला नहीं आता है, फोर्स आता है जोड़े में। मतलब ये नहीं कहना गलत है कि बॉडी ए ने बॉडी पे फोर्स लगाया, ये नहीं कहना। ये चाहिए कि बॉडी ए और बी ने आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाया। बात को समझे आप? सो फोर्सेस एक्कर इन पेयर, ये कहता है फोर्सेस एक्कर इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा जोड़े में आती हैं। एंड ये जो पेयर है उसमें एक फोर्स को कहते हैं एक्शन और दूसरी फोर्स को कहते हैं रिएक्शन। और न्यूटन कहता है कि द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बस सीधी सी बात है। जैसे बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाया, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो बॉडी ए ने बॉडी बी को उधर पुश किया 10 न्यूटन से, तो बॉडी बी बॉडी ए को पुश करेगी 10 न्यूटन से। ये बराबर फोर्स से एक दूसरे को पुश करेंगे और पुश ही करेंगे। अगर बॉडी ए और बॉडी बी इस प्रकार हो कि बॉडी ए बॉडी बी को पुल करती है 10 न्यूटन से, तो बॉडी बी भी बॉडी ए को पुल करेगी 10 न्यूटन से। ये दो फोर्स हमेशा लगते हैं। बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाया होगा, बॉडी बी ने बॉडी ए पर फोर्स लगाया होगा। इन दोनों फोर्स में से किसी एक को एक्शन कहिएगा, किसी दूसरे को रिएक्शन कहिएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, इस बात पर गौर कीजिए, अकेला नहीं होता। परंतु अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आप हमें ये बताएं कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं? डू दे कैंसिल? क्योंकि चूंकि मैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार ये सब देख रहे हैं, इसलिए मुझे ये छोटी छोटी बातें बताना जरूरी है। तो क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैंसिल होते हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कैंसिल होते हैं? अब ध्यान दीजिए, मैंने फोर्स लगाया था बॉल पे, बॉल ने फोर्स लगाया मेरे पे, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये तो अलग अलग चीजों पे लगी हैं। एक फोर्स मेरे पे लगा जो बॉल ने लगाया था, एक फोर्स बॉल पे लगा जो मैंने लगाया था। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग चीजों पे लगी हैं, इसलिए कैंसिल नहीं होंगी। कैंसिल होने के लिए दोनों फोर्सेस को एक ही बॉडी पे लगना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। ए ने बी पे लगाया है, बी ने ए पे लगाया है, इसलिए कभी भी कैंसिल नहीं होगा। बिकॉज इसमें आप बोल सकते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, वो अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। और ध्यान दीजिए कि जब वो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं देन दे क्रिएट एक्सेलरेशन ऑल्सो, वो एक्सेलरेशन भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो बॉडी पे लगी है वहां एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा इन द बॉडी, इन देयर बॉडीज। वो जो भी बॉडी पे लगी है वहां पे उसने एक्सेलरेशन भी क्रिएट किया है। ये एकदम अलग अलग काम करती हैं, दोनों फोर्सेस अलग अलग काम करती हैं और एकदम एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट होती हैं। चलिए हम लोग इस कंसेप्ट पे गौर कर लें जरा सा, कि जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे लग रही हैं, एक दूसरे पे बॉडी लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 2 किलोग्राम की बॉडी है और एक 20 किलोग्राम की बॉडी है। ये अपना गए 2 किलोग्राम और 20 किलोग्राम ये दोनों आपस में
टकरा गए किसी तरीके से, इन दोनों में टक्कर हो गई और टक्कर के बाद हमने देखा कि जो 20 केजी वाला है इसके अंदर एक्सेलरेशन इधर आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये हमने देखा कि टक्कर के बाद 20 केजी वाले में एक्सेलरेशन आया उधर साइड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितना एक्सेलरेशन आया होगा। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है। 2 केजी ने 20 केजी पे फोर्स लगाया होगा, 20 केजी ने 2 केजी पे फोर्स लगाया होगा। ये दोनों फोर्स आपस में उल्टे और बराबर होंगे, दोनों एफ ही होंगे, आप श्योर हैं? ये उल्टे और बराबर होंगे। चलिए वहां पे एफ निकाल के देख लेते हैं। तो 20 केजी की बॉडी में एक्सेलरेशन 5 दिया है आपने, तो ये फोर्स हो गया 20 × 5 यानी 100 न्यूटन का फोर्स लगा था इसमें। अब निश्चित रूप से यहां भी 100 न्यूटन का ही फोर्स होगा। आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्योंकि ये बॉडी 2 किलोग्राम की है, यहां पर फोर्स 100 है और यहां पे ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी है, तो एक्सेलरेशन हो गया 100/2 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर साइड में। तो आप देखिए, एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो भारी बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन 5 है और जो हल्की बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन 50 है। इसका मतलब भारी चीजों में एक्सेलरेशन कम और छोटी चीजों में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। हालांकि फोर्स बराबर होता है पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। अर्थ हमें खींचती है, तो जितने फोर्स से अर्थ हमें खींचती है हम भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींचते हैं। लेकिन उस छोटी सी फोर्स से हम एक्सेलरेट हो जाते हैं और अर्थ इतनी बड़ी है कि कुछ नहीं होता उसका। ऐसा नहीं है कि अर्थ को हम पुल नहीं करते, हम लोग भी अर्थ को पुल करते हैं, लेकिन चूंकि अर्थ बड़ी है इसलिए उसके ऊपर कोई खास एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, पता ही नहीं चलता, जबकि हम लोगों पे पता चल जाता है। तो मान लीजिए कि एक हाथी है, उसने एक चूहे को एक लात मारा उसको, तो चूहे को जब मारा तो चूहा उधर फेंका गया। अब सोचिए कि हाथी ने चूहे पे ज्यादा फोर्स लगाया कि चूहे ने हाथी पे ज्यादा फोर्स लगाया। तो जो शुरुआत में बच्चे कहते हैं कि चूहा तो उधर चला गया, इसका मैंने चूहे पे ज्यादा फोर्स लगाया, नहीं, चूहे ने भी हाथी पे बराबर ही फोर्स लगाया, परंतु हाथी का मास ज्यादा था। उतने फोर्स से हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा, कोई एक्सेलरेशन विशेष नहीं हुआ, जबकि उसी फोर्स से चूहा पीछे चला गया, ये अलग बात है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के हिसाब से जो फोर्स लगते हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, परंतु ये एक्सेलरेशन इक्वल अपोजिट होना जरूरी नहीं है। इन फोर्सेस को मासेस में अपना डिवाइड लगा के और तब आप एक्सेलरेशन निकालिएगा, वो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। भारी चीजों में कम एक्सेलरेशन और हल्की चीजों में ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए ये एक्शन रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं अलग अलग बॉडीज में अलग अलग किस्म का असर दिखाती हैं, लेकिन फोर्स बराबर लगता है। हम आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर मैंने आप पे फोर्स लगाया है तो आपने भी हम पे लगाया है। अगर आप मेरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मैं भी आप पे फोर्स लगा ही नहीं सकता। फोर्स हमेशा 2 होंगे वरना नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा। एक और चीज यहाँ पे ध्यान आती है, ये बताइए कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है इनमें से कौन पहले आता है? तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक्शन पहले आता है। गलत बात। मैंने आपको कहा कि फोर्स पेयर्स में ही आते हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक साथ ही पैदा होते हैं। और मैंने आपको भी कहा है कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर साथ ही पैदा होते हैं, उसमें ऐसा कहीं कंसेप्ट नहीं है कि एक्शन पहले होगा। असल में 2 फोर्सेस एक साथ पैदा होती हैं, उन दोनों में से किसी को भी एक्शन कर दीजिए, किसी को भी रिएक्शन कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने बेसिक तौर पर ये न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा। थर्ड लॉ में क्या होगा, अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य तौर पर लोग पूछते हैं, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको, कि एक चिड़िया ऊपर कैसे जाती है। ध्यान दीजिए, चिड़िया अपने पंखों से हवा को नीचे पुश करती है। तो जब हवा को चिड़िया ने नीचे पुश किया तो हवा ने चिड़िया को ऊपर पुश किया। क्यों? थर्ड लॉ। जब चिड़िया ने हवा को नीचे पुश किया तो हवा ने चिड़िया को ऊपर पुश किया, तो चिड़िया के ऊपर फोर्स लगा इसलिए चिड़िया ऊपर जाती है, और हवा पे नीचे फोर्स लगा इसलिए हवा नीचे जाती है। जब हेलीकॉप्टर चलता है तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और हवा नीचे आती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने हवा पे फोर्स लगाया था नीचे की ओर और हवा ने हेलीकॉप्टर पे फोर्स लगाया था ऊपर की ओर। तो दोनों बॉडीज में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा है, दोनों में अलग अलग तरह के इफेक्ट पैदा होंगे और अलग अलग चलेंगे। आपको किसी एक बॉडी के बारे में विचार करना है, आप उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है उस पर चर्चा कीजिएगा, बाकी चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने सेकेंड लॉ डिस्कस किया।
फिर थर्ड लॉ आया जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं और उन पेयर्स को हम लोग एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था। इसके अंदर मेरा पर्पस था कि जो बच्चे अभी ताज़ा 11th में आए हैं, गरम गरम हैं, और उस प्रकार के बच्चे हो सकता है कि 9th के कंसेप्ट्स को भूल चुके होंगे, तो इस वीडियो के द्वारा मैंने 9th क्लास के उन कंसेप्ट्स को काफ़ी इजी तरीके से आपके समक्ष रखा है। इतना आसान क्वेश्चन 11th में उम्मीद मत कीजिएगा। 11th में इस तरह के हल्के फुल्के सवाल नहीं आते, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। तो इस क्लास को अब आपके बेसिक के लिए हम लोग रखा। अगले क्लास में हम लोग इन चीज़ों को अब डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने को एट पार रहना है। इसलिए अब हम लोग जो आगे थियरी पढ़ेंगे उसमें आपको पीछे की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के सारे वीडियोस देखते रहेंगे। अगर किसी और व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो आप इसको लिंक दें ताकि वो भी इनको देख करके सीख सके। तो जब तक हम लोग अगला टॉपिक नहीं लाते तब तक हम लोग एक दूसरे को विदा करेंगे। थैंक यू।